एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इस नए फ्लैट में आए हुए 6 महीने हो गए हैं। आते ही जैसे एक नई जिंदगी मिल गई है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। खुला, हर तरफ हरियाली, साफ सुथरा, एक ही डिजाइन के बने 8-9 पंक्तियों में खड़े एक ही रंग से पुते फ्लैट। सामने लंबा चौड़ा खुला पार्क, जिसमें शाम के समय खेलने के लिए बच्चों की भीड़ लगी रहती है। पार्क से ही लगती हुई दूर दूर तक फैली सांवली नई बनी चिकनी नागिन सी सड़क, जिस पर एक आधा कार के सिवा अधिक भीड़ नहीं रहती। कितना अच्छा लगता है ये सब। हंसते खेलते हम दूर दूर तक घूम आते हैं। इन 5 महीनों से पहले जिस जगह 2 महीने गुजार कर आई थी, वहाँ तो ऐसा लगता था जैसे बदहाली में कोई एक कोना हमें रहने के लिए मिल गया हो। जमुना पार शिव विहार में 2 मंजिले मकान के नीचे एक हिस्से में कमरा रहने को मिल गया था। धूप का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं था। सूरज से पहुँचने वाली धूप भी नीचे के मंजिल तक पहुँचने में असमर्थ था। आधे कमरे में मैंने रसोई बनाई हुई थी, आधे में सोना होता। एक छोटी सी कोठरी में नल लगा था, जिसे बर्तन साफ करने व कपड़े धोने के अलावा नहाने के काम लाया जाता। ये तो अच्छा हुआ कि जमुना पार शिव विहार आने के कुछ महीनों बाद ही ये सरकारी फ्लैट बनकर तैयार हो गए। नहीं तो शायद जीवन या तो उसी बदहाली में बिताना पड़ता, या अनुज को नौकरी ही कहीं ऐसी तलाश करनी पड़ती। अपने इस नए मकान को मैं और अनुज थोड़ा थोड़ा करके इस तरह सजाते रहते जैसे हमें अपने सपनों का महल मिल गया हो, और हम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उसमें अपनी संपूर्ण कल्पनाओं को साकार होते हुए देखना चाहते हों। हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिन शाम को अनुज ने पीछे वाले बरामदे में खड़े होकर अपने सामने की विशाल कोठियों पर नज़र गाड़ते हुए कहा, यहाँ और तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अपनी पिछली तरफ की ये जो बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी न जाने क्यों आंखों से उतरकर मन के भीतर कहीं चुभ सी जाती है। इनके सम्मुख रहकर हीनता का आभास होने लगता है। इनके अंदर झांक कर देखने की कल्पना मात्र से बदन सिहर उठता है। सोचता हूँ, कहाँ हम और कहाँ ये लोग। मैं आश्चर्य से अनुज की मुंह की ओर तकती रह गई। अरे, ये विचार कैसे आए आपके दिमाग में कि हम इन लोगों से हीन हैं? बड़ी कोठी में रहने और धनवान होने को ही आप महत्व क्यों देते हैं? असली महत्व तो इस बात का है कि हम जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, और थोड़ा पाकर भी किस तरह अधिक से अधिक सुखी रहते हैं। आज के युग में धन का महत्व बहुत अधिक है अनु। कई बार तो यही सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमें भी किसी बड़े धनवान के यहाँ जन्म क्यों नहीं मिला, या फिर हम इतने योग्य क्यों नहीं हो सके कि हम इतना पैसा कमा सकते कि दिल खोल कर खर्च करते। ये सब आपके दिल का वहम है। ये सोचना ही बेकार है कि हम किसी से कम हैं। देखिए, हमारे पास सब कुछ तो है, हमें इससे अधिक और क्या चाहिए। आराम से गुजारा हो रही है। मुझे लगा मैं अनुज को अच्छे जीवन का आशा दिलाने में काफ़ी सफल हो गई हूँ, क्योंकि उसके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई देने लगे थे। हम दोनों बड़े खुश होकर शाम की चाय पीने लगे। इतने में मेरा 4 साल का बेटा उदय दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी देखो, ये सामने वाली कोठी का गौरव है ना, उसके लिए आज उसके पापा एक नई साइकिल लाए हैं, मोटी पहियों वाली। मेरे लिए भी ला दोगी ना? चाय का घूंट मेरे गले में ही अटक गया। मैं अनुज की आंखों में झांकने लगी। उसकी जीभ तैयार मिली। अब ला दो ना 100 रुपए की साइकिल, या अभी जो लेक्चर झाड़ रही थी ना, उससे खुश करो अपने लाडले को। कह रही थी सब कुछ है हमारे पास। अनुज अपने गरीबी को कोसते हुए मेरी ओर निहारे जा रहा था। सच बताओ मम्मी, लाओगी ना मेरे लिए भी साइकिल? मैंने खींचकर उसे गले से लगा लिया। देखो बेटा, तुम राजा बेटा हो ना, दूसरों की नकल नहीं करते। हाँ, जब हमारे पास रुपए होंगे हम जरूर ला देंगे। मैंने उसे बहलाना चाहा था। क्यों, हमारे पापा भी तो दफ्तर में काम करते हैं, रुपए लाते हैं, फिर आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? वह अपनी बात पूरी करवाना चाहता था। अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलते, कह दिया ना, ला देंगे। अब जाओ तुम यहाँ से, मैंने क्रोध भरी शब्दों में कहा, और उदय धीरे धीरे से वहाँ से खसक गया। इधर अनुज का चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो उसके मुंह पर। अपमान और क्रोध से झल्लाते हुए बोला, देखूंगा डांट डपट कर कब तक तुम चुप करवाओगी उसे। आज तो ये पहली फरमाइश है, आगे देखना क्या क्या फरमाइशें होती है। मैं चुप रही। बात तो सच ही थी। पहली वास्तविकता सामने आते ही दिमाग चक्कर खा गया था। कैसे गुजारा होगा ऐसे अमीर लोगों के बीच? हमारे सामने पूरी 5 कोठियां हैं, उनमें दर्जनों से भी ऊपर बच्चे हैं।
सभी नए खिलौने, नए ब्रांड, नया मॉडल लाते रहेंगे और उदय देख देख कर जिद करता रहेगा। कहाँ तक मार पीट कर उसकी भावनाओं को दबाया जाएगा। मैं उदय की भविष्य के बारे में चिंतित हो उठी। कितने ही अकल के घोड़े दौड़ाए पर कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगले ही दिन शाम को अनुज ने सुझाव दिया, एक बात तो हो सकती है, उदय को उधर खेलने ही ना जाने दो। पीछे से जाने वाला दरवाज़ा हर समय बंद ही रखा करो। सामने वाले फ्लैट है ना, उनमें सब अपने ही जैसे लोग रहते हैं। उन्हीं के बच्चों के साथ सामने के पार्क में खेलने दिया करो उदय को। बात मेरी समझ में आ गई ना? इन बड़े लोगों के बच्चों में खेलेगा, जिद करेगा। मैंने पिछला दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया, लेकिन उदय सामने की ओर कभी ना निकलता। ऊपर बरामदे में खड़ा होकर पीछे की कोठी वाले उन्हीं लड़कों को देखता रहता, जिनमें से कोई तो अपनी नई साइकिल पर सवार होता, कोई रेसिंग कार पर, तो कोई लकड़ी के घोड़े पर। कई बार वह पीछे का दरवाज़ा खोलने की भी जिद करता और मुझे उसे डांट कर चुप करवाना पड़ता। अजीब मुसीबत थी बेचारे की। एक दिन शाम को अनुज जब काम से लौटा तो उदय का कान पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए ले आया और बरामदे में पटक दिया। मैं दोपहर का काम निपटा कर लेटी हुई एक आर्टिकल पढ़ते पढ़ते शायद सो गई थी। अचानक ही उदय की चिल्लाहट से घबरा कर उठ बैठी। देखा नहीं तुमने, वहाँ बड़े मज़े से उन लड़कों की साइकिल में धक्का लगा रहा था, जैसे गुलाम हो उनका। शर्म नहीं आती? मार मार कर खाल उतार दूंगा अगर आगे से उनके पास गया कोई ऐसी हरकत की तो। उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए अनुज उदय को मेरी ओर धकेलते हुए अंदर चला गया। अनुज को इतना गुस्सा होने पर मैं तो बहुत आश्चर्य हो रही थी। आखिरकार इसमें उदय का क्या दोष? उसे साइकिल नहीं मिली तो वह बच्चों के साथ साइकिल को धक्का लगाकर ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने पहुंच गया था। वह क्या जाने गुलाम या बादशाह को। बच्चे का दिल तो निर्दोष होता है। मुझे दुख था तो अनुज के सोचने के ढंग पर। ऊंच नीच की भावना उसे परेशान कर रही थी। मैं समझ गई कि कोई ऐसा भाव उसे हृदय में घर कर गया था, जो हर समय उन लोगों की नज़रों में उसे हीन ही बना रहा था और दूसरों के धन दौलत का महत्व उसके मस्तिष्क से बढ़ता ही जा रहा था। यद्यपि हीन हम लोग किसी भी प्रकार से नहीं थे। जब तक ये गलत भाव अनुज के मन से दूर नहीं होगी, हमारा इस कॉलोनी में रहना दुभर हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा था। मैंने भी सोच लिया कि मुझे उसी बदहाली में जाने की उपेक्षा अनुज के मन में बैठी उस भावना से लड़ाई करनी है। बड़े विचार के बाद मैंने एक कदम उठाया। अनुज के दफ्तर चले जाने के बाद मैं उन बड़े लोगों के संपर्क में आने का प्रयत्न करती रही। उनके घर में प्रवेश करने के साथ ही उनके हृदयों में प्रवेश करके ये जानने की कोशिश करती रही कि क्या हम अपने साधारण से वेतन व साधारण जीवन स्तर के साथ उनके समाज में आदर पा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना परिचय बढ़ाया कोठी नंबर 4 की सुहाना से। उनके पति एक बड़ी फार्म के मालिक हैं। कई वर्ष विदेश रहकर आए हैं और उनके नीचे कार्य करने वाले अनेक कर्मचारी भी विदेश से पढ़े लिखे हैं। कई सुंदर लड़कियां भी उनके नीचे उनके कंपनी में मैनेजर हैं और सुपरवाइज़र का काम भी करती हैं। स्वाभाविक भी है कि राजीव साहब पार्टियों और क्लबों में अधिक व्यस्त रहते हैं। एक दिन सुहाना ने अपने हृदय की व्यथा करते हुए कहा, क्या करूं अनुजी, अपने एक बच्चे को तो इनकी इसी व्यसन के पीछे गंवा बैठी हूं। हर समय इनके साथ या तो बाहर रहना पड़ता था या घर में ही डिनर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। बच्चे की देख रेख कर ही नहीं पाई, आया के भरोसे ही रहा। वह न जाने कैसा बासी गंदा दूध पिलाती रही। बच्चे का जिगर खराब हो गया और काफ़ी इलाज के बावजूद चल बसा। अब लक्ष्य 3 वर्ष का हो गया है। उसे छोड़ते मुझे डर लगता है। जब से ये हुआ है इनके और मेरे संबंधों में दरार बढ़ती जा रही है। ये बाहर रहते हैं और मैं घर में पड़ी जलती रहती हूँ। वे लगभग रो पड़ी थी। अरे इस समस्या का हल तो बहुत आसान है। आप लक्ष्य को उदय के साथ हमारे यहाँ भेज दिया कीजिए। दोनों खेलते रहेंगे। लक्ष्य जब उदय के साथ हिल जाएगा तो आपके पीछे हमारे घर पर ठहर भी जाया करेगा। फिर आप शौक से राजीव साहब के साथ बाहर जाइए। सुहाना का मुंह एकदम से खिल उठा और उसका चेहरा दमक उठा। दूसरी ओर वह आश्चर्य से मेरे मुंह की ओर देखती रह गई। आप कैसे करेंगी इतना सब कुछ मेरे लिए? आपको परेशानी होगी। नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मैं लक्ष्य को जरा भी कष्ट नहीं होने दूंगी और मुझे भी उसके कारण कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमारे उदय का दिल भी तो उसके साथ बहल जाएगा। वह भी तो बेचारा अकेला सा रहता है। मैंने हंसते हुए उनसे विदा ली थी और अगली ही शाम को
वह स्वयं लक्ष्य को लेकर हमारे यहाँ आ गई थी। कितनी ही देर बैठी बैठी वह हमारे छोटे से घर की गृह सजावट की प्रशंसा करती रही थी। लक्ष्य प्रतिदिन हमारे यहाँ आने लगा, अपने ढेर सारे खिलौने भी ले आता। दोनों बच्चे खेल में मस्त रहते। मैं बीच बीच में दोनों को खाने पीने को देती रहती, कभी कभी कहानियाँ भी सुनाती और पुस्तकों में से तस्वीर भी दिखाती। अब जब भी सुहाना चाहती बड़े शौक से लक्ष्य को हमारे यहाँ छोड़ आती। आरंभ में अनुज ने बहुत ही आपत्ति उठाई थी। देख लेना, भलाई के बदले में बुराई ही मिलेगी। ये बड़े लोग किसी का एहसान थोड़े ही मानते हैं। मैं कोई भी कार्य बदलने की भावना से नहीं करती, बस इतना ही जानती हूँ कि इंसान को इंसानियत के नाते अपने चारों ओर के लोगों के प्रति अपना थोड़ा बहुत फर्ज निभाते रहना चाहिए। फिर इससे हमारा उदय भी तो बहल जाता है, मुझे तो फ़ायदा ही है। खाक बहल जाता है, देखूंगा कितने दिन ऐसे बहलाओगी उसे। अनुज चिढ़ते हुए अंदर चला गया था, परंतु अनुज को ये अभी तक मालूम नहीं था कि जब से लक्ष्य हमारे यहाँ आने लगा था तब से उदय मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रहने लगा था। वह अधिकतर लक्ष्य या उसके खिलौनों में व्यस्त रहता। मुझे भी घर का कार्य करने में सहूलियत हो गई थी। पहले उदय ही मुझे अधिक व्यस्त रखता था। मैं दिन में कुछ कढ़ाई सिलाई व अपने लेखन का कार्य भी नियमित रूप से करने लगी। एक दिन शाम को हम घूमने निकले तो राजीव संयोग से ही बाहर खड़े मिल गए। बड़े ही विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए स्वयं ही आगे बढ़कर बोले, आइए अनु जी, आपने हम पर जो एहसान किया है ना, वह कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। सच अकेले में कितना बुरा लगता था बाहर जाना, आपने हमारी समस्या हल कर दी। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए राजीव साहब, पड़ोसी के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आइए अंदर आइए। वे हमें अंदर ले गए और सुहाना भी आ गई। काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। बातों के दौरान ही मैंने राजीव साहब को जब अपना छोटा सा ये सुझाव दिया कि आधुनिक युग में रहते हुए भी घर से बाहर उन्हें इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि पत्नी घर में उब जाए, वे कहने लगे, हाँ, मैं स्वयं ही आपके इस सुझाव के बारे में सोच चुका हूँ। मैंने परसों ही आपका लेखन पढ़ा था। आपके विचार वास्तव में सराहनीय हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसे योग्य प्रतिभाव और कर्तनिष्ठ हस्ती इस कॉलोनी में आई। इतना कहकर वे जोर से हंस दिए। हम खुशी खुशी बाहर निकलकर घर के सामने आए ही थे कि देखा उदय और लक्ष्य दोनों साइकिल से खेल रहे थे। आश्चर्य तो अनुज को तब हुआ जब उसने देखा कि उदय को गद्दी पर बिठाया है और लक्ष्य उसे धक्का दे रहा है। देखो तो सही, कैसे बादशाह की तरह गद्दी पर जमा बैठा है और उससे साइकिल खिंचवा रहा है। कहीं मिसेज राजीव ने देख लिया तो। वह कितनी ही बार बच्चों को ऐसे खेलता हुआ देख चुकी हैं, कोई भावना उनके मुख पर कभी दिखाई नहीं दी। सब आपके दिल का वहम है, मैंने उचित अवसर देखकर कहा और वह चुप हो गया। शायद वह अपनी गलती अनुभव करने लगा था। एक इतवार को दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम था। मैं नहाकर जल्दी से कपड़े बदल आई थी और घर में पहनने वाली अपनी साधारण सी धोती को मैंने बरामदे में ही रस्सी पर डाल दिया। नीरज कुछ देर पीछे वाली कोठियों की ओर बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर मेरी धुली हुई धोती को उसने रस्सी से उतार फेंका और बोला, इस 20 रुपल्ली की धोती को इन लोगों के सामने खुलेआम मत डाला करो। देखो वह 6 नंबर वाली देख देख कर कैसे हंस रही है। ये देखकर कि तुम्हारे पास बस ऐसे ही धोती पहनने को है, क्या कहेंगे ये सब लोग। इसे सुखाना ही था तो इधर बाहर के नीचे के तार पर डाल देती। अनुज हमेशा इसी तरह के नेगेटिव बातें सोचकर अपने आप को नीचा दिखाता रहता। इसी तरह मैंने कई बार उसके भावनाओं को बदलने की कोशिश की, पर इसी तरह वह हर चीज़ में कहीं ना कहीं नेगेटिव ढूंढ ही लेता है। एक दिन राजीव और सुहाना ने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया, बच्चों के साथ में। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी और सुहाना से मैंने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं कल शाम को आपकी पार्टी में ज़रूर आऊँगी। पर सुहाना, ये तो बताओ तुम पार्टी किस खुशी में दे रही हो। सुहाना ने कहा कि तुम आओगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। क्या सुहाना, मैं सरप्राइज़ पहले नहीं जान सकती। सुहाना ने कहा कि नहीं, आप आओगी तब आपको वह सरप्राइज़ मिलेगा। शाम को जब अनुज घर आए मैंने उसको बड़ी प्यार से खाना खिलाया और अनुज को कहा कि आप खाना खा लीजिए और उसके बाद हमें पार्टी में जाना है। उन्होंने कहा, कहाँ पर पार्टी है? क्या तुम्हारी सहेली के यहाँ पर पार्टी है? पर तुम्हारी सहेली तो गांव सहारनपुर में रहती है और पार्टी आज है, तो तुम सहारनपुर इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाओगी? यहाँ से कम 2-3 घंटे का तो रास्ता है ही। मैंने कहा, नहीं अनुज, सहारनपुर नहीं जा रही मैं।
हमें सुहाना और राजीव ने बुलाया है और उनकी पार्टी अशोका होटल में है। अनुज ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? अशोका होटल में पार्टी है तो वहाँ जाना मेरे लिए तो नामुमकिन है, क्योंकि मैं उनके सामने हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। वह बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, ब्रांड कपड़े, उनका और हमारा क्या मुकाबला है। अनु, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। तुम और उदय दोनों लोग चले जाओ। तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। ना तो तुम्हें उनकी ब्रांड से मतलब है, ना ही उनके फैशन से मतलब है। तुम तो उनके पार्टी में जा सकती हो। जब तुम्हें कोई इशू नहीं होता इस सब चीज़ों से तो तुम आराम से जाओ और उदय को भी साथ ले जाओ। और मेरी एक राय है, अगर तुम मानो तो उदय को अपने साथ न ले जाओ, क्योंकि उदय वहाँ पर जाकर हमारी नाक कटवाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। इतनी महंगी होटल है और वहाँ पर लोग कितने तरीके से खाना खाते हैं, और तुम्हें तो और तुम्हारे बच्चे को तो वह भी नहीं आता। पर अनु, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त से सुना था कि वहाँ एक कप चाय की कीमत 10,000 रुपये से शुरू होता है और वहाँ तो हज़ारों आइटम हैं और उनके अजीब से नाम हैं। तो क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? ऐसा है अनु, अगर तुमने अपनी बेइज्जती करवानी है तो तुम शौक से जा सकती हो, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। मैं अनुज को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी इस तरह की नेगेटिव बातों से मेरा दिल भी छोटा कर दिया और मैं खुद अपने अंदर से अनकंफर्टेबल हो गई। पर मैंने तो सुहाना से वादा किया था और अब मैं किसी भी हाल में वहाँ ज़रूर पहुँचूँगी। मैंने एक यूट्यूब पर से देखकर अपना कोट वाला सूट सिला था। मैंने उसी कोट वाले सूट को डाला और अपने बेटे को लिया और उसकी पार्टी में जाने के लिए मैंने रिक्शा बुक किया और मैं सुहाना से अशोका होटल का एड्रेस भी ले लिया और मैं अशोका होटल पहुंच गई। मुझे बार बार अनुज की बातें याद आ रही थी और मैंने अपने आप के अंदर ये ठान लिया कि मैं हमेशा अनुज को गलत साबित करके ही रहूँगी कि उसके अंदर बहुत नेगेटिव है, वे अपने नेगेटिविटी को निकाल दे। यही सोचते हुए मैं चल पड़ी पार्टी में। वहाँ वेटर से हमने सुहाना और राजीव के पार्टी का हॉल का रास्ता पूछा और कुछ ही मिनट में सुहाना के पास पहुँच गई। सुहाना और राजीव मुझे देखते ही बहुत खुश हो गए और मेरा बेटा तो लक्ष्य को देखकर ही मुझे भूल जाता था। वह अपने दोस्त के साथ खेलने लगा। मैंने अपने उदय पर ध्यान नहीं दिया, वह दोनों मिलकर खेलने लगे। वहाँ पार्टी में राजीव और सुहाना के मिलने वाले काफ़ी लोग थे, जिससे सुहाना और राजीव ने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन लोगों से मेरे बारे में बताया। ये वही अनु है जिसकी मैगज़ीन हमने छपवाई है। मैं सुहाना के मुंह से ये बात सुनते ही बिल्कुल हक्का बक्का सी रह गई। क्या सुहाना, तुमने मेरे पत्रिका को किताब बना दिया? और क्या लोग मुझे इतना पसंद करने लगे हैं? हाँ अनु, हमने तुम्हारी पत्रिका की किताब छपवा दी है और लोग काफ़ी इसे पसंद भी कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में ये किताबें तुम्हारी बिक चुकी हैं और इसके रकम ये रहे जो तुम्हारी खुद की कमाई है। और वहाँ पर लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ होने वाला था। तब सुहाना ने मेरे पति अनुज के बारे में पूछा, क्या अनु, उदय के पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इतना अच्छा अवसर था और ये अवसर छोड़कर वे घर में क्या कर रहे हैं? सुहाना ने कहा, अनु, तुम अभी फ़ोन मिलाओ और अनुज को पार्टी में बुलाओ। उसको भी हम सरप्राइज़ करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। पर मैं सुहाना से क्या बताती, वे कितने नेगेटिव इंसान हैं। फ़ोन करती तो वह छूटते ही बोलते, करवा ली अनु बेइज्जती, अब घर आ जाओ। मैं कैसे भी करके सुहाना को हैंडल किया कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वह घर में आराम कर रहे हैं और कल उन्होंने नाइट भी की थी तो ज़्यादा थक गए हैं और वे अपनी नींद पूरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑफिस की छुट्टी नहीं है। फिर सुहाना मान गई। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। मैंने उस रकम को लेकर अपने पर्स में रख लिया जो कि मेरी मेहनत की कमाई थी। फिर सुहाना ने कहा कि अब हर महीने तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी तनख्वाह आ जाया करेगी और तुम इसी तरह आर्टिकल लिखा करो और तुम्हारे आर्टिकल की बाज़ार में बहुत मांग है। फिर मैं घर आने लगी। सुहाना ने कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि हमने तो एक ही जगह पर जानी है। तुम तो अपने फ्लैट में चली जाओगी और मैं अपने फार्म हाउस में चली जाऊँगी। एक पार्क की दूरी है, चलो अनु, मैं तुमको घर तक ड्रॉप कर दूँगी। मुझे सुहाना ने नीचे ड्रॉप किया और मैं ऊपर फ्लैट में आ गई। अनुज अभी जाग ही रहे थे और अपने मोबाइल में फ़िल्म देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही? मैंने जवाब दिया, ठीक ही थी, पर आपको सब वहाँ पर पूछ रहे थे
क्यों भाई, मुझे वहाँ क्यों पूछ रहे थे? मैंने कौन सा उन लोगों से दोस्ती की है? मैं तो उन लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी औकात क्या है। अनुज, आप ऐसे क्यों हैं? आपने तो ये भी नहीं पूछा कि वहाँ पार्टी में और क्या क्या हुआ। आपने भाषण शुरू कर दी। अब बस भी कीजिए अपनी नेगेटिविटी, और कितना मुझे इस तरह से बोर करोगे? चलो ठीक है अनु, तुम कहती हो तो मैं चुप ही हो जाता हूँ। वैसे वहाँ पर और क्या क्या हुआ था अनु? जो मैं घर बैठे आर्टिकल लिखती थी ना, मैंने वह पेज अपना सुहाना और राजीव को दिखाया था। उन लोगों ने आज ऐसा काम कर दिया है कि मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। क्योंकि मैं आर्टिकल तो बहुत पहले से ही लिखती हूँ, और मेरे आर्टिकल तो आपने भी पढ़े हैं, पर आपने तो आज तक ये नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारे आर्टिकल। तो अनु, ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे आर्टिकल ने? तोड़ा नहीं है, छप्पड़ फाड़ दिया है। आज से अनु भी तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, क्योंकि तुम्हारी अनु को अब घर बैठे आर्टिकल लिखने के पैसे मिलेंगे। अब देखना अनुज, मैं अपना भविष्य और अपने बेटे का भविष्य किस हद तक चेंज कर लूँगी। और मैं गलत थी अनुज, मैं तो तुमको बदलने चली थी। देखो अनुज, मैंने अपने सोच से तुम्हें दिल्ली लेकर आई और तुम्हें ऐसे इलाके में रहने के लिए फोर्स किया कि मेरा बेटा अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा बनेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और लोग अपने आप में ही मगन रहते हैं, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसलिए अनुज, मैंने तुमसे इतना फोर्स किया ऐसी जगह पर रहने के लिए। अनुज, मैं अपने मंजिल के तरफ बढ़ने के लिए हर माहौल में अपने आप को बदल सकती हूँ, लेकिन अनुज, तुम कभी नहीं बदलोगे। इसी तरह दिन पर लगाकर उड़ते रहे। आज मेरा बेटा इंजीनियर है और वे विदेश चला गया है, और मैं आज भी अपने आर्टिकल लिखा करती हूँ, और अनुज आज भी नहीं बदले और वे गांव चले गए हैं। और हम दोनों माँ बेटे ने यहाँ पर एक छोटा सा कोठी ले लिया है और मैं उसी में रहती हूँ। मेरा बेटा उदय ज़्यादातर बाहर विदेश में ही रहता है, और उसकी पत्नी भी। और अनुज कभी भी नहीं बदले। मैंने उनको सारी उम्र बदलने की कोशिश की, पर वे कभी ना बदले। वे हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढ लेते हैं। अब तो वह हर बात बात पर कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों माँ बेटे बड़े आदमी हो गए हो ना, तो हम जैसों की कदर तुम्हारे पास थोड़ी होगी। वे हमेशा मुझसे झगड़ा करके गांव चले जाते हैं, और जब मेरी और मेरे बच्चे की याद सताती है तो वापस दिल्ली आ जाते हैं। इंसान को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ना कि कमतर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पूरे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने आसपास के माहौल से भी और रहन सहन और बोलने का तरीका काफ़ी हद तक बदल जाता है। अगर अपने आप को तुम समय के साथ बदल सकते हो तो आप हर माहौल में रह सकते हो। अब तो मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि मैं कभी अनुज को बदल पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ अब अपने आप को ही बदलना सीखा है। और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं जितना करती हूँ मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और की चाहत कभी नहीं होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।